आज हम ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट का रिलेशनशिप जानने वाले हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेशन स्टेट्स के साथ रिलेट करता है, नेशन स्टेट्स के साथ जो है अपना रिलेशन रखता है, या फिर किस तरह से जो हमारी नेशन स्टेट्स हैं उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर असर डालता है। इसलिए आज के हमारे इस टॉपिक का नाम भी यही है, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि हम पहले दिन से ये समझते आ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे अब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको मैं ब्रीफ में आइडिया दे देता हूं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया का इंटरकनेक्ट हो जाना, पूरी दुनिया का जुड़ जाना, पूरी दुनिया का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाना। पूरी दुनिया के देश जो है वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, एक दूसरे देश के अंदर ट्रेड हो रहा है, पॉलिटिकल आइडियाज शेयर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, इकोनॉमिक रिलेशंस अलग अलग देशों के हैं। कोई भी देश जो है वो आइसोलेशन में नहीं है, कोई भी देश जो है वो सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन कर रहा है और लाजमी हो गया है उसका इंटरेक्शन करना, क्योंकि अगर उसको सर्वाइव करना है तो बाकी देशों के साथ रिलेशन भी रखने पड़ेंगे, बाकी देशों के ऊपर डिपेंड भी होना पड़ेगा। ये सब ग्लोबलाइजेशन आता है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आपको यह समझना चाहिए नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है। नेशन स्टेट दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो हो गया स्टेट और एक हो गया नेशन। जब मैं नेशन स्टेट की बात करता हूं, सबसे पहले मैं इसके अंदर स्टेट की बात करूंगा। स्टेट चार चीजों से मिलकर बनती है। वो चार चीजें क्या है? सबसे पहले उसके अंदर पॉपुलेशन आती है, टेरिटरी आती है, गवर्नमेंट आती है, सॉवरेनिटी आती है। जब ये चार कंडीशंस फुलफिल होंगी तब उसको हम स्टेट कहेंगे। जैसे कि हिंदुस्तान स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है। कैसे है? इंडिया के पास अपनी पॉपुलेशन है, सारे लोग जो है इंडिया के पास अपने लोग हैं या नहीं है, उसके बाद इंडिया के पास अपनी टेरिटरी है, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दिवरगढ़ तक हिंदुस्तान की अपनी टेरिटरी है। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान की अपनी गवर्नमेंट है, हमारे पास सरकार है अपनी, बिल्कुल है। उसके बाद हमारे पास सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है आपके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग की सुप्रीम अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान के अंदर डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, हिंदुस्तान के अंदर क्या करना है, विदिन क्या करना है, लोगों के ऊपर डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, उसकी अथॉरिटी जो है वो हिंदुस्तान के पास है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास है। और बाहरुनी देशों के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर एक्सटर्नल रिलेशंस जो है, बाहर के देशों के साथ इंटरनेशनल पॉलिसी, ये सब डिसीजंस किस तरह से लेने हैं वो भी हिंदुस्तान के पास अथॉरिटी है, वो डिसीजन मेकिंग की पावर हिंदुस्तान के पास है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सोवरेनिटी भी है, हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान खुद डिसीजन लेता है, सरकार डिसीजन लेती है हिंदुस्तान की, अमेरिका तो नहीं ले रहा बाहर से आके। और साथ ही साथ बाहर के देशों के साथ भी हिंदुस्तान खुद डिसीजन लेता है, सरकार डिसीजन लेती है कि किस देश के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अमेरिका और चाइना डिसाइड नहीं करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर क्या करना है और हिंदुस्तान बाहर के देशों के साथ क्या करेगा। तो हमारे पास सोवरेनिटी भी है। इन चार एलिमेंट्स को मिला के जो है एक कंट्री जो है वो स्टेट बनती है। अब जरूरी नहीं है कि जितने भी देश हैं या जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने नेशंस हैं वो स्टेट ही हों। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन सोवरेनिटी नहीं है, उसको स्टेट नहीं कहा जाएगा। या फिर किसी स्टेट के पास सिर्फ पॉपुलेशन और टेरिटरी है, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी है ही नहीं, उसको भी स्टेट नहीं कहा जाएगा। एक स्टेट को स्टेट तभी कहा जाएगा जब उसके पास ये चार एलिमेंट्स हैं। हमारी दुनिया में काफी सारे नेशंस हैं, लेकिन नेशन स्टेट नहीं होता है, एक कंट्री स्टेट नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था तो उस वक्त क्या था? उस वक्त हिंदुस्तान एक स्टेट नहीं था, हिंदुस्तान एक देश था, कंट्री थी। कंट्री का मतलब होता है हमारे पास अपनी लैंड है, हमारे पास अपना ज्योग्राफिकल एरिया है, हमारे पास अपने रिवर्स हैं, ये कंट्री होती है। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान एक स्टेट नहीं था, हमारे पास उस वक्त सोवरेनिटी नहीं थी, हम खुद डिसीजंस नहीं ले सकते थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमारा इंटरफेरेंस करते थे। तो इसलिए उस वक्त हमारे पास क्या नहीं थी? सोवरेनिटी भी नहीं थी और गवर्नमेंट भी नहीं थी, गवर्नमेंट भी वही लोग रूल करते थे। इसलिए स्टेट एक वही होगी जिसके पास ये चार एलिमेंट्स हैं। सेकेंडली इसके अंदर जो है नेशन आता है। नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब होता है सेंस ऑफ यूनिटी एंड वननेस, मतलब कि यूनिटी की सेंस होना, वननेस की सेंस होना, एक फीलिंग होना वननेस की या फिर ब्रदरहुड की। नेशन हम उसको कहते हैं जहां पे लोग रहते हैं लेकिन लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक भाईचारा का माहौल है। आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि वो उनका रिलीजन एक हो सकता है उन सब लोगों का एक ही धर्म है तो इसलिए वो आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनकी एक ही भाषा हो, एथनिसिटी उनकी एक हो, उनका कल्चर एक हो, उनकी हिस्ट्री एक हो, उनका देश एक हो, उनकी लैंड एक हो, उनका रीजन एक हो। कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके तहत लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, हर एक नेशन स्टेट नहीं होता, स्टेट अलग चीज होती है, नेशन अलग चीज होता है। लेकिन हाँ, एक स्टेट के अंदर नेशन हो सकता है, एक स्टेट नेशन हो सकती है, लेकिन हर एक नेशन स्टेट नहीं हो सकता। मैं फिर से अपने शब्दों को दोहराता हूं, हर एक नेशन स्टेट नहीं हो सकता। यह जरूरी नहीं है कि जो नेशन है वो स्टेट हो। नेशन के पास अपने चार एलिमेंट्स नहीं भी हो चलता है, उसके पास सोवरेनिटी नहीं भी हो चलता है। नेशन का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी, ऐसे लोग, ऐसी एक जगह जहां पे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि नेशन जो है वो स्टेट हो। स्टेट जो है उसके पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, स्टेट एक नेशन हो सकता है जैसे हिंदुस्तान स्टेट है, पाकिस्तान स्टेट है, तो यहां पे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक भाईचारा है, एक सेंस ऑफ यूनिटी है। पाकिस्तान के अंदर लोग रिलीजन के आधार पे, इस्लाम के आधार पे आपस में जुड़े हुए हैं। स्विट्जरलैंड है, चाइना है, हिंदुस्तान के अंदर भी लोग जो है वो अपनी मदरलैंड के बेसिस के ऊपर जुड़े हुए हैं, भारत की सरजमीन के बेसिस के ऊपर जुड़े हुए हैं, लैंग्वेज के आधार पे जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नेशन होता है जहां पे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। नेशन एक लव है, एक प्यार है, एक ब्रदरहुड है, एक भाईचारा है आपस में, उसको हम नेशन कहते हैं। और नेशन जो है जरूरी नहीं है कि वो स्टेट हो, लेकिन हाँ, एक स्टेट नेशन हो सकता है। तो जब मैं नेशन स्टेट की एग्जांपल लेता हूं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी नेशन स्टेट देखने को मिलते हैं। नेशन स्टेट का मतलब हो गया यहां पे ये स्टेट भी है देश और ये नेशन भी है, इनके पास 4 एलिमेंट्स भी है, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी, टेरिटरी और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी है और ये नेशन भी है। यहां पे लोग आपस में जुड़े हुए भी है किसी एक आधार के ऊपर या बहुत सारे आधारों के ऊपर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, भूटान है, स्विट्जरलैंड है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं नेशन स्टेट्स की। अब हम यहां पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमें यह पता चल गया कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट्स का रिलेशनशिप। हम देखेंगे कि क्या वो डिबेट्स एसोसिएटेड है ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट्स के साथ। हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन नेशन स्टेट्स के ऊपर असर डालता है, किस एस्पेक्ट में डालता है। हो सकता है पॉलिटिकल स्फीयर में डालता हो, इकोनॉमिक स्फीयर में डालता हो, कल्चरल स्फीयर में डालता हो, सोशल स्फीयर में डालता हो। और आप सबको पता ही है, मैं कब से पढ़ाता आ रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन ने नेशन स्टेट्स को, अलग अलग देशों के अंदर कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया है, ट्रेड को इन्फ्लुएंस किया है, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है, पॉलिटिकल आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया है, कितना कितना बताया है आपको। तो यही हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी, हम यहां पे ज्यादा एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहां पे सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोस एस्पेक्ट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कौन से एस्पेक्ट्स को, हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट को। हम देखेंगे कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं, अलग अलग ये जो देश है, इनका जो पॉलिटिकल स्फीयर है, इनकी जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी की बात समझाइए ना आपको, सोवरेनिटी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सुप्रीम कंट्रोल जो है, क्या उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन ऐसा डाला है? अगर डाला है तो किस तरह से डाला है, और अलग अलग थिंकर्स इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या स्कूल ऑफ थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स क्या है, पॉजिटिव क्या है। कुछ लोग तो वैसे होंगे ना जो कहेंगे कि डाला है, कुछ वैसे होंगे जो बोलेंगे नहीं डाला है। तो उनके व्यूज को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे काफी सारी डिबेट्स है ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट के रिलेशनशिप को लेके। हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे। हम पहले देखेंगे कि एक पक्ष क्या कहता है, उसके बाद हम दूसरा पक्ष देखेंगे। जब मैं फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करता हूं, इसके अंदर आता है, ये अक्सर कहा जा रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा अक्सर कहा भी गया है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके एरिना को, उसके नेचर को जो है अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहां पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेचर को चेंज करने का क्या मतलब है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रोल है वो यहां पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अल्टर कर रहा है। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते क्या हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स जो है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। जब मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूं तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पूरी दुनिया के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सभी देशों के लिए काम कर रहे हैं, देशों के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ से लोन हर किसी को मिलता है, नहीं मिलता है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंस्टीट्यूशंस जो है ये कंस्ट्रक्टिव है। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूशंस भी है। वो कौन से इंस्टीट्यूशंस है? जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आगे, उसके बाद ड्रग्स की हेराफेरी जो होती है उसके रिलेटेड ग्रुप्स आगे, उसके बाद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आगे, जैसे आईएसआई है, उसके बाद हमारे पास तालिबान है, उसका कायदा है। तो ये सब जो ग्रुप्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूएनओ हो गया, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, आईएमएफ हो गया, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एरिना को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? पहले देश खुद डिसीजंस लिया करते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। हिंदुस्तान खुद डिसीजन लेगा, पाकिस्तान खुद डिसीजन लेगा, अमेरिका खुद लेगा। आजकल कौन ले रहा है डिसीजन? आजकल यूएनओ ले रहा है, आजकल जो है नेटो ले रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को देखते हैं। जब मैं इस चीज की बात करता हूं, हमें देखने को मिलता है कि जो सोवरेनिटी है अलग अलग नेशन स्टेट्स की, वो कंप्रोमाइज हुई है नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से। कैसे हुई है? मैंने आपको बार बार एग्जांपल दी है कि अमेरिका के प्रेशर में आके हिंदुस्तान ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एरिना में एक देश दूसरे देश की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी आपको एग्जांपल मैं दूं, हिंदुस्तान को लोन चाहिए था 1991 में। जब हमने लोन की डिमांड की तो हमारे सामने कंडीशंस रख दी कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, प्राइवेटाइज करना होगा और उसके साथ ही ग्लोबलाइज करना होगा। तो हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े। क्या हमारी खुद ख्वाहिश थी कि हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाएं? बिल्कुल नहीं थी। तो फिर हमें एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों लाने पड़े? क्योंकि हमारे ऊपर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर था। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूं, अगर 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अगर प्रेशर डालें तो उनको वहां पे रुकना पड़ता है, सीज फायर करना पड़ता है। किस तरह से यूएनओ जो है अलग अलग देशों की सोवरेनिटी को अफेक्ट करता है, किस तरह से अलग अलग देशों की डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर
इकोनॉमिक जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर भी अलग अलग जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका जो है प्रेशर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो देश जो है वो अपने अपने तक ही सीमित नहीं है। जो देश अपने आप को पहले कहते थे कि हमारे पास सोवरेनिटी है, अब वो सोवरेनिटी जो है अफेक्ट हो गई है। अब हिंदुस्तान के पास इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां पे हिंदुस्तान के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की। बाहर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे कि आपको वहां पे क्या करना है। तो इस चीज की यहां पे बात की जा रही है। नेशनल बाउंड्रीज नॉट रिमेन एक्सक्लूसिव। जैसे कि मैंने यहां पे कहा कि ये जो नेशनल बाउंड्रीज है, पहले कहते थे कि हमारा देश जो है ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है। आजकल नेशनल बाउंड्रीज की ज्यादा वो अहमियत बची नहीं है। आजकल पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई है। नेशन और इंटरनेशनल के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते। आज हम बाहर के कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नाटो, डब्ल्यूटीओ, ओवर पावरिंग रोल इन फ्रेमिंग द डोमेस्टिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास ओवर पावरिंग रोल है। ये डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो अलग अलग देशों की है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट था जो ये कहता है कि जो देशों की सोवरेनिटी है, जो देशों की पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसके ऊपर अफेक्ट डाला है ग्लोबलाइजेशन ने। उसके बाद हम इसके अंदर सेकंड स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हमने देखा कि किस तरह से वहां पे ये कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आए हैं। यूएनओ है, नॉन स्टेट एक्टर्स है हमारे पास, जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है। उसके बाद हमारे पास जो है नाटो है। इस तरह से हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स आए हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रक्टिव एक्टर्स भी आए हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, आईएसआईएस है, उसके बाद तालिबान है। तो वो जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है बुराई भी कर रहे हैं, बुरे के लिए काम कर रहे हैं। तो चूंकि इस सिचुएशन में ये कहा गया कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं इनकी जो सोवरेनिटी है, पॉलिटिकल अफेयर जो है उसके ऊपर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये बड़ा इंफ्लुएंस डाल रहे हैं। आज एक देश जो है वो खुद डिसीजंस नहीं ले सकता, गरीब देश खुद डिसीजंस नहीं ले सकते, उनके ऊपर अमीर देश राज कर रहे हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यूएनओ, आईएमएफ राज कर रहे हैं। हिंदुस्तान को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रखनी है ये जो है आईएमएफ डिसाइड करता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं। हमने जो अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज की वो क्यों की, हमारे ऊपर उन इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर था। तो इसी तरह से अलग अलग देशों की जो ट्रेड की पॉलिसीज है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी है, उसको ये इंस्टीट्यूशन हैम्पर करते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह से यहां पे कहा गया कि ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ये जो सोवरेनिटी है देशों की, उसके ऊपर अफेक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है, दूसरा एस्पेक्ट ये कहता है कि ये बिल्कुल झूठ है। ग्लोबलाइजेशन ने कोई इफेक्ट नहीं डाला है नेशन स्टेट्स की सोवरेनिटी के ऊपर, पॉलिटिकल स्फीयर के ऊपर। इसके अंदर ये कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन हैज लिमिटेड कॉन्सिक्वेंसेस इन पॉलिटिकल। यहां पे ये कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके काफी कम कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉलिटिकल अफेयर के अंदर। मतलब पॉलिटिकल अफेयर के अंदर ग्लोबलाइजेशन ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है। ग्लोबलाइजेशन ज्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है अल्टर करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि ये ज्यादा इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करता है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ ज्यादा रिलेटेड है, ज्यादा उसके साथ डील करता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर ज्यादा असर नहीं डालता है। उसके बाद इसमें कहा कि सोवरेनिटी जो है वो अफेक्टेड नहीं हुई है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों नहीं हुई है, इसके अंदर ये कहा गया कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो स्टिल कमांड्स द ओबीडियंस एंड कंप्लायंस ऑफ इट्स सिटीजंस and is holding the sovereign power to take decision independently and in the internal and external domains। मतलब कि इसमें ये कहा गया कि ये जो गवर्नमेंट है, जो एक देश है, वो अभी भी अपने इंडिविजुअल्स के ऊपर राज कर रहा है। इंडिविजुअल्स ओबीडियंट है उनकी तरफ। मतलब कि एक देश के अंदर गवर्नमेंट को अभी भी सिटीजन्स मान रही है, गवर्नमेंट लॉज बना रही है, गवर्नमेंट सुप्रीम है, गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है इंटरनल मैटर्स में, और अभी भी गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है एक्सटर्नल मैटर में भी। अगर ग्लोबलाइजेशन का कोई फिनोमेना हुआ है, अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस उभर करके आए हैं, तो हम सब देशों की सहमति थी, ये हम सब देशों ने चाहा है कि ये सब इंस्टीट्यूशंस उभर करके आए हैं और हम ही ने इनको पावर्स दी है और ये हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट का रोल कम नहीं हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बल्कि स्टेट का रोल अलग सा हो गया है, डिफरेंट रोल हो गया है। यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट हो गया है। तो इस तरीके से ये कहा गया कि ये बकवास बात है, तुम बोल रहे हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिकल अथॉरिटी, सोवरेनिटी, ये सब डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज हो गई हैं। वैसा कुछ नहीं है। स्टेट्स के द्वारा ही ग्लोबलाइजेशन का एक लीगल फ्रेमवर्क सेट किया गया है। स्टेट्स ही चाहती हैं कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये इंस्टीट्यूशंस ऐसा करें, तभी वो वैसा करते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशन स्टेट्स के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, या फिर क्या बोलते हैं पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो इस चीज की बात होती है दो स्कूल ऑफ थॉट्स में। यही हम यहाँ पे डिस्कस करने आए थे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट्स जो है वो आपस में रिलेट करते हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है, इनके अंदर डिबेट्स क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। तो यही था हमारा टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।